नमस्ते। फिर एक बार मेरे चैनल को ट्यून करने के लिए बहुत दिल से थैंक यू सो वेरी मच। जैसे मैंने कहा था कि मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि अलग-अलग गेस्ट मैं आप लोगों के पास लेके आऊँ और उनसे मैं गुफ्तगू करूँ। तो आज एक बहुत ही स्पेशल मेहमान मेरे साथ है। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, इनका नाम है नाज़िया इलाही खान। सबसे पहले मैम आपका बहुत दिल से स्वागत है एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन में बताया था इससे पहले जब हमारी बात हो रही थी कि मुझे किस रिगार्डिंग बात करनी है, ये सवाल मेरे दिल में इसलिए आया क्योंकि मेरे को बहुत एक्सपेक्टेशंस थे कि बहुत कुछ चेंज समाज में आ जाएगा, लेकिन वो चेंज आ रहा है ऐसा मेरे को नहीं लग रहा। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप किस कम्युनिटी के चेंज के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि सनातन धर्म में तो काफी चेंजेस आए हैं। जितनी भी कुप्रथाएं थी, सती का था, विधवा की शादी को लेकर के था, चाइल्ड मैरिज को लेकर के था, इन सब चीजों को कानूनी तरीके से बंद किया गया है और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट सेक्शंस और आईपीसी के सेक्शंस लगाए गए हैं। अब अगर आप बात मुस्लिम समुदाय की करते हैं, मैं स्पेसिफाई करता हूँ मेरा सवाल। बात ये थी कि जब कांग्रेस का शासन था हमारे देश में 2014 तक, तो वो एक तरह से वोट बैंक के तौर पर यूज करते थे मुस्लिम कम्युनिटी को। ये सब लोगों को पता है कि उसमें ना ही मुस्लिम कम्युनिटी का फायदा हुआ और ना ही समाज का फायदा हुआ, बल्कि बहुत सारा नुकसान हुआ। तो जब भाजपा की सरकार आई तो ऐसा लगा कि अब इन जो कम्युनिटी है, माइनॉरिटीज है, उनके साथ अच्छा होगा और उसमें रिफॉर्म्स आएंगे, लेकिन ऐसा हो रहा है ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा। अच्छा, अभी आपका सवाल स्पेसिफिक हुआ है। देखिए, भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने और खास करके हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रयास किया है, बहुत ज्यादा। जैसे 3 तलाक को मैंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाया था, बैन हुआ। उसके बाद फिर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा उस पर सेक्शंस लगाए गए, 3 से 7 साल की सजा मुकर्रर की गई। मेरे एक और PIL जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो सुप्रीम कोर्ट में 4 सालों से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में उसकी हियरिंग चल रही है पॉलीगेमी और हलाला को बैन करने के लिए। मीनवाइल अगर UCC आ जाता है तो तब तो फिर बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा मुसलमान महिलाओं को लेकर के। शिक्षा के बारे में हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत पहले, आप आई थिंक 7 साल पहले, उन्होंने अपने स्पीच में कहा था कि मदरसे के बच्चों के एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर दिया जाए। हालिया में उन्होंने बहुत खूबसूरत एक बात कही कि मुस्लिम समुदाय अल्लाह को मानने वाला समुदाय है और साथ साथ अल्लाह ने ही कुरान पाक में इल्म की बात कही है, क्योंकि कुरान का पहला वर्ड इकरा का है। तो इल्म हासिल करना मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यहाँ पर अटक जाता है भाई साहब कि जब भी हम इल्म के बारे में बात करते हैं या हम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां, महिलाएं जो है इल्म के लिए बात करती हैं या कुप्रथाओं को बंद करने के लिए बात करती हैं, तो ये जितने भी धर्म के दाढ़ी टोपी वाले ठेकेदार हैं, ये हमें ही आवारा और बच्चलन साबित करने के लिए खड़े हो जाते हैं। हालांकि कुरान का पहला वर्ड इकरा का है। कुरान के सूरह अन-निसा में जो है जेंडर इक्वालिटी की बात कही गई है, लेकिन इस बात को ये ना मानने के लिए कसम खा चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो धर्म के ठेकेदार हैं मुसलमान धर्म के, इनको ऐसा लगता है कि अगर महिलाएं पढ़ लेती हैं, इस्लामिक महिलाएं, मुसलमान महिलाएं, तो जो कुप्रथाएं जो कुरान और इस्लाम में बताई गई हैं उसके विरोध में ये उतर जाएंगी। आज तो 2, 4, 5 है जैसे हम जैसी हैं, कल को क्या होगा कि सारी की सारी महिलाओं के मुंह में जुबान आ जाएगा पढ़ने के बाद कि भाई ये तो गलत है, हम क्यों पॉलीगेमी का शिकार बनेंगे, हम क्यों निकाह मुत्ता का शिकार बनेंगे, हम क्यों हलाला का शिकार बनेंगे, हमारे मुंह पर 3 तलाक चिपकाने वाला मर्द इस अथॉरिटी की पोजीशन में क्यों आएगा कि वो बच्चा समेत हमको रोड पर फेंक देगा, हमें मेंटेनेंस के लिए सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे 1500-1800 रुपए के लिए। तो ये सारी चीजों के लिए मुंह ना आ जाए, इस चीज के लिए हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या मौलाना अरशद मदनी है या साजिद रशीदी हैं या और भी जितने मौलाना हैं, हाँ, जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा से देखिए उनको खूबसूरत लगता है जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ। और देखिए आज मॉनसून सेशन में जब बात उठी कि हमें अपना हिंदुस्तान का कानून मिलेगा, हम ब्रिटिश के कानून से हमको मुक्ति मिल जाएगी, इतनी खूबसूरत बातें कही गई,
आईपीसी के सेक्शंस को चेंज करने की बातें कही गई। यहाँ तक के एविडेंस एक्ट में जो हम यूके के सारे सर्कमस्टांसेस पढ़ते थे, यूके के एक्ट पढ़ते थे, ब्रिटिश के एक्ट पढ़ते थे, जहाँ पर सजा देने की बात होती थी, इंसाफ देने की बात नहीं होती थी। उसके बाद फिर जहाँ पर जो मॉब लिंचिंग करते हैं उसकी सजाओं को लेकर के 150 धारा में जिस तरह से प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट और देशद्रोह के जो स्टेटमेंट हुआ करते थे उस पर उम्र कैद की सजा मुकर्रर की गई। तो इस पर देखिए विरोधी दल अब तक 26 की टीम ने बहुत विरोधिता दिखाई, क्योंकि कहीं ना कहीं एक समुदाय को ये हमेशा से प्रोवोकेशन देते आए हैं क्राइम करने के लिए। राइट, हमेशा देते आए हैं, प्रोवोकेशन भी देते आए हैं और एक पोषक वातावरण उन्होंने उसके लिए क्रिएट किया करके रखा था। हाँ, मैं उस पर आ रही हूँ। देखिए, मैं इंदिरा गांधी से स्टार्ट करूंगी कि 1966 में उन्होंने साधुओं के स्लॉटर के लिए अनुमति दे दी थी। दिस इज शॉकिंग मैम। 1966 में साधुओं के स्लॉटर के लिए उन्होंने अनुमति दे दी थी। क्यों दे दी थी? क्योंकि मुस्लिम समुदाय कहता था कि गाय गोरू के स्लॉटर को आप कानूनी बताइए। अच्छा। आप कहिए कि कानून के हिसाब से हम कसाब बन सकते हैं, ठीक है। तो उस समुदाय, एक मुस्लिम समुदाय को अट्रैक्ट करने के लिए ये निर्णय, ये ऑर्डर जारी किया था इंदिरा गांधी जी ने। अब मैं कहती हूँ कि देखिए, हालिया में 18 अगस्त 2023 में बेंगलुरु में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर टेम्पल के रेनोवेशन का 140 करोड़ रोक दिया गया। क्यों रोका गया? फिर भाई टेम्पल रेनोवेशन नहीं होगा। सोचिए, हमारे आर्ट और कल्चर और हमारी हेरिडिटी की चीज है, इसको रेनोवेट नहीं किया जाएगा। क्या हमने कभी सुना कि मस्जिद के रेनोवेशन के पैसे रोके गए हैं या इस्लाम की किसी चीज के लिए पैसे रोके गए हैं? आज तक ऐसा कोई पिटिशन गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कि हमें नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए, हमें ईद बनाने की अनुमति दी जाए, हमें बकरीद मनाने की अनुमति दी जाए? लेकिन मेवात और नौ में शोभा यात्रा निकालने के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। जामा मस्जिद में आप हर रोज देखिएगा भैया कि वहां पर कुछ ना कुछ रेनोवेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ चीजें बन रही हैं, रेनोवेट करके उसको बनाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं पर हम ज्ञानवापी के लिए कितनी गुहार लगानी पड़ी हिंदू पक्षों को, कभी इलाहाबाद हाई कोर्ट। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ओरिएटर होता है उसको इमोशनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ओरिएटर इमोशनल हो जाता है तो अच्छे से लोगों को बता नहीं पाएगा। लेकिन कल जब ये बात मेरे कानों तक आई कि किन्नू में आखिरी सोमवार था सावन महीने का, और वहां पर प्रोसेशन के लिए इतनी जिद्दोजहद करनी पड़ी, तो आई वॉज लिटरली शॉक्ड। और इसीलिए मैं सदमे में जा चुका हूँ, अगर आपको सच बताऊं तो। मैं जैसे आपको मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा देना चाहता हूँ। भले ही मेरा जर्नलिज्म रहा है फील्ड, मैं रेडियो में काम करता हूँ, मैं रेडियो जॉकी हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं आरएसएस और बीजेपी का ही प्रोडक्ट हूँ। मैं आपको जस्ट इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि 2014 से पहले, मराठी में हम उसको चिन्मुरे बोलते हैं, मुरमुरे बोलते हैं, तो वो खा के हमने बीजेपी का प्रचार किया हुआ था। और हाँ, ये मुझे आपको बताना था। तो मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मेरे को पेट्रोल पंप बनाना है, मेरे को शुगर फैक्ट्री खोलनी है, या फिर मेरे को एमपी का टिकट चाहिए, कुछ भी नहीं। हमारा ये था कि भारत जो है वो सर्वश्रेष्ठ देश बनना चाहिए। और वो क्यों बनना चाहिए? क्योंकि सनातन की जो बात है, वो बात अगर हम पूरे वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे तो वर्ल्ड में प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, वर्ल्ड में शांति, अमन आ जाएगी। अगर ये मेरे को इस्लाम में दिखाई देता है तो मैं इस्लाम को एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी हूँ। इतनी ब्रॉड माइंडेड सोच रखने वाले हम लोग थे। लेकिन आज की डेट में मेवात का ये जब मैं देख रहा हूँ कि सेंटर में बीजेपी है, और मैं इसको पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं बनाना चाहता, लेकिन उम्मीद ही मेरी बीजेपी से है, कांग्रेस से तो मैं उम्मीद ही नहीं कर सकता। आपने इंदिरा गांधी जी का एग्जाम्पल दे दिया। शाहबानू का केस बहुत ही माइलस्टोन केस है कि जिस तरह से कोर्ट का ऑर्डर बदलने का इन्होंने किया था काम, वहां पर प्रयास किया था, तो उनसे तो उम्मीद मैं नहीं कर सकता। और यहाँ पर अगर हमारे वासिम रिजवी जी घर वापसी करते हैं तो पता नहीं उनका इतना बड़ा क्या गुनाह हो गया कि आज वो कहाँ पर है किसी को नहीं पता। वो जेल के अंदर है, क्या उन्होंने गुनाह किया है नहीं पता है। लेकिन वही अगर असदुद्दीन ओवैसी जी के भाई वो बयान देते हैं, सबको पता है, लेकिन कोर्ट कहती है कि हमारे पास एविडेंसेस नहीं है, हम क्लीन चिट दे देते हैं। तो मैं किस हिंदुस्तान में रह रहा हूँ, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। दिस इज माई फ्रस्ट्रेशन, और ये मेरी दिलमिलाहट है। आई डोंट नो हाउ टू टैग दिस इमोशन। तो प्लीज आप मैम, और आपसे ज्यादा बेहतर इसको कोई और एड्रेस नहीं कर पाएगा। देखिए, शोएब चौधरी जो है, हमेशा हम टीवी के पर्दों पर, खिड़कियों पर उसको चीखते चिल्लाते और कभी मार खाते हुए भी देखते हैं। उसने एक बात कही थी साड़ी टोपी लगा करके कि हमारे इस्लाम की महिलाएं अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर से
ठरक देवों और जो मुगले ठरकजादों की फिर से एक फौज तैयार हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये जो इस्लाम है इसमें इस कुरान में जिहाद के बारे में बात लिखी गई है, इसमें होली वॉर के बारे में बात लिखी गई है, 1000 से ऊपर जंग के बारे में बात लिखी गई है। ये मुसलमान, ये इमाम, ये मुअज्जिन, ये जितने भी दाढ़ी टोपी वाले हैं, ये हिंदुओं को काफिर पुकारते हैं। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगी कि इमाम हसन हुसैन को मारने वाला मुसलमान उनका अपना चाचाजाद भाई था, तो अपने आप को काफिर बोलने में क्या दिक्कत होती है? बीबी मरियम अलैहिस्सलाम जब प्रेग्नेंट थी तो उनके ऊपर ईटा पत्थर फेंकने वाला भी मुसलमान ही था। आज कुरान में सूरह मरियम ये मुसलमान पढ़ते हैं, लेकिन चर्च जाने से कहते हैं कि हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। ये कुरान में ईसा मसीह की बात पढ़ते हैं, लेकिन चर्च में विजिट करने से और चर्च को सम्मान देने से पहले कहते हैं कि नहीं, हमारा कुरान जो है और हमारा इस्लाम जो है वो खतरे में आ जाएगा। आज जब हमारे सनातन धर्म वाले जितने भी भाई बंधु हैं या हम जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, जब हम ये कहते हैं कि अगर तुम्हारा इस्लाम इतना ही कमजोर है जो हर बात में खतरे में आ जाता है, तो इसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। अब इनको कहना होता है कि इस्लाम कभी मॉडिफाई हो नहीं सकता है। यहाँ पर इनका झूठ इस तरीके से साबित होता है कि इस्लाम भी अल्लाह तबारक ताला ने मॉडिफाई किया है। डायरेक्ट कुरान नाजिल नहीं हुआ है, तौरात, ज़बूर, इंजील, बाइबल, तब कुरान आया है। तो कुरान को भी मॉडिफाई करके आसमान से उतारा गया। ठीक है, तो ये बात ये कभी नहीं मानेंगे। जब ये कहते हैं कि औरत जो है वो बच्चा पैदा करने की मशीन है, तो जब हम इनसे पूछेंगे कि आप मुझे बताइए कि कुरान की किस सूरह में और किस पारा में ये बात लिखी हुई है कि औरत बच्चा पैदा करने की मशीन है, ये कभी डायरेक्ट जवाब नहीं देंगे। आप इनसे पूछिएगा कि औरत के लिए इल्म नहीं है, औरत को घर में पर्दा में रहना चाहिए, ये मुल्लाओं का कहना है, पर इनसे पूछिएगा कि कुरान कहाँ पर लिखा है, तो ये आपको बता नहीं पाएंगे, क्योंकि सूरह अन-निसा में जेंडर इक्वालिटी की बात कही हुई है। जहाँ तक इल्म की बात आती है, बार बार आप दोहरा रही है, तो मैं मेरी जानकारी बता रहा हूँ। मदरसों में ये बताया जाता है बच्चों को कि इल्म जो है वो नमक के बराबर होना चाहिए और अदब जो है वो आटे के बराबर होना चाहिए। अगर इस तरह की शिक्षा अगर हम देंगे तो कहाँ से हम साइंटिस्ट बच्चे पैदा कर पाएंगे? नहीं, मदरसे में अनल सेक्स होता है भैया। मदरसे के बच्चों को कहता है कि तुम टीवी मत देखो, टीवी देखोगे तो तुम्हारा जन्नत छूट जाएगा तुमसे। ये मौलाना और इमाम जो है ये मर्दों को समझाते हैं कि अगर तुम हिंदू लड़कियों को प्यार मोहब्बत के जाल में ट्रैप करके अगर तुम उसका कन्वर्शन कराओगे, एक काफिर को इस्लाम कबूल करवाओगे, तो तुमको जन्नत में 72 वर्जिन पूरे मिलेंगी। और हमारी जो हिंदू बहनें हैं उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये मुसलमान मर्द जब अपने कौम की औरत को 3 तलाक मुंह पे चिपका करके उड़ा के फेंक देता है, तो तुमसे ये मोहब्बत क्या करेगा? एग्जैक्टली। ये बेसिकली 72 वर्जिन हुरों के लालच में हिंदू बेटियों को और बहनों को फंसाता है कि एक काफिर को हम इस्लाम कबूल कराएंगे तो जन्नत में भी हम ठरकबाजी करेंगे। तो ये चीज जब हम अवेयरनेस में लेकर आते हैं, जब हम इसको कहते हैं और ये जब वायरल होता है, जब ये लोगों के कान में जाता है और जब हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों से नहीं अट्रैक्ट होती हैं, उनको डर लग जाता है, तो ये मौलवी मुल्ला मुझ जैसी लड़कियों को टारगेट करते हैं। लेकिन मुझे टारगेट करना इतना आसान नहीं है। नहीं, मैं उस बात के ऊपर तो मैं आने ही वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि वो जो पोषक वातावरण बनना चाहिए लिटरेसी के लिए, माइंड को ओपन करना चाहिए लिटरेसी के लिए, वो काम नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन कुरान का पहला वर्ड तो भैया इकरा का है, मतलब पढ़ो। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो तो मैं चले जाओ। नहीं, वो तो मैं डिनाई बिल्कुल नहीं कर रहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस्लाम में रिफॉर्म आना है तो कैसे आएगा? एजुकेशन से ही आएगा ना मैम। चर्चा होनी चाहिए, डिबेट्स होने चाहिए। पर ये तो चर्चा करना नहीं चाहते हैं ना, क्योंकि इनका पोल पट्टा खुल जाएगा। हाँ, तो उसके लिए जो पोषक वातावरण बनाने की एक मुहिम होनी चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए पूरा। जैसे आप आगे आ रही है, मुझे ताज्जुब होता है, मतलब मैं खुद अभी आपसे अगर बात भी कर रहा हूँ तो मुझे डर लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई गलत एक्शन ना हो जाए, इतना मैं डर रहा हूँ। तो मैं किस हिंदुस्तान में रह रहा हूँ? और मेरे को ये आपको पूछना ही है मैम कि आपको डर कैसे नहीं लगता? आप इतना मुखर होकर कैसे बात कर सकती है? नहीं, मुझे डर नहीं लगता है, मुझे एक सेकंड के लिए भी डर नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि मैं संविधान पढ़ी हूँ,
मैं एक किताब और एक इंसान के पीछे नहीं दौड़ रही हूँ, और ना ही मैं अपने हिंदुस्तान की इस भूमि को पाकिस्तान जैसा बनने देना चाहती हूँ। मैं इस राष्ट्र से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, और साथ साथ मैं अपने मुसलमान कम्युनिटी की बहनों से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। साथ साथ मैं उन तमाम बहनों से मोहब्बत करती हूँ हिंदू जो प्यार मोहब्बत के जाल में फंस करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही होती हैं। क्योंकि मैंने इतने केसेस देखे हैं कि लड़कियां रोती चीखती चिल्लाती ब्लेड से अपनी नसें काटती हुई हिंदू लड़कियां मेरे चैम्बर में आती हैं और रोती हैं, और 4-4 घंटे मुझे लगते हैं उनको चुप कराने के लिए। तब मैं उनको बार बार समझाती हूँ कि भैया ये ऐसा इंसान है, ये मुसलमान मर्द लोग जो 1 घंटे के लिए सेक्स करने के लिए निकाह मुद्दा करता है, एक अरबिक नाम लेता है और 1 घंटे में तलाक दे देता है। ये इंडिया में भी आज भी प्रैक्टिस हो रहा है, निकाह मुद्दा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, हर हाल में हो रहा है। अब आप बताओ कि मेरा जन्म 11 फरवरी 1990 है, ठीक है, और 1984 में पहला मैटर 3 तलाक को बैन करने के लिए शाहबानो और सायरा बानो का गया था। बिल्कुल। और मेरा मैटर 2015 में फाइल हुआ था, और 2017 में मैं इतने गुस्से में आ गई थी कि मैंने पूरे के पूरे उस तलाक के पूरे पैराग्राफ को कुरान का अरबिक में पढ़ के इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। और जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुझे टारगेट कर रहा था कि आप होती कौन है तलाक बंद कराने के लिए, तो मैंने इनसाइड सुप्रीम कोर्ट मैंने कहा था कि अगर तलाक अच्छी चीज है तो पहले अपनी बीवी और अपनी बेटी का करवाओ, क्योंकि अच्छा काम घर से स्टार्ट होता है। असदुद्दीन अवैसी बार बार कहते हैं कि नहीं, बहु प्रथा नहीं बंद होगा, 4 शादी नहीं बंद होगी, लड़कियों के उम्र जो है वो शादी के लिए मुसलमान लड़कियों की नहीं बढ़ाई जाएगी। जो मौलाना अरशद मदनी कहते हैं, मौलाना साजिद रशीदी कहते हैं कि इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम नहीं है। तो ऐसे लोगों को जब मैं करारा जवाब देती हूँ कि भैया लड़कियां आवारा हो जाती हैं, लड़कियां ही सेक्सुअल सेक्स टॉय बनती हैं, लड़कियों को ही जो है वो मिसयूज किया जाता है, लड़कियों को ही 4 शादी का थप्पड़ मुंह में लगाया जाता है, पॉलीगेमी का तमाचा लगाया जाता है। तो सारी जमीन से लेकर के आसमान की 72 वर्जिन हुरों का मजा तो सिर्फ मर्दों को दिया इस्लाम ने। बिल्कुल। तो औरत है कहाँ पर? अब मैं इस पर रियलिटी में आती हूँ कि भैया कुरान ने पहले ही बता दिया कि आदम अलैहिस्सलाम की बोरियत लाइफ को खत्म करने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने उनकी पसली से हव्वा को जन्म दिया, उनका दिल बहलाने के लिए। तो भाई ये तो कुरान कह रहा है ना कि हम दिल बहलाने का सामान है। उसके बाद फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि भाई और से खेत है, आप अपने खेत में कहीं पर से भी एंटर कर सकते हैं, क्योंकि हम फसल पैदा करते हैं। और जब हमारी ये क्षमता बंद हो जाती है फसल पैदा करने की, तो मर्द दूसरे खेत में जा सकते हैं, मतलब दूसरा निकाह कर सकते हैं। पता नहीं चलता कि रिएक्ट कैसे करूं, इस चीज पर मैं रिएक्ट कैसे करूं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। इस चीज पर आप रिएक्ट करेंगे ना तो आपके ऊपर बातें उठेंगी, लेकिन इस चीज पर मैं रिएक्ट कर रही हूँ कि ऐसे मौलवी मुल्लाओं को कपड़ा खोल करके रास्ते में महिलाओं को मारना चाहिए। और आज इस सिनेरियो में, इस ईरा में, इस सेंचुरी में अगर हमने हिम्मत नहीं पैदा की तो सालों से, डेकेड से हम जो विक्टिमाइज्ड होते जा रहे हैं, ना जाने और कितने साल हमको विक्टिमाइज्ड होना पड़ेगा। मेरा एग्जैक्टली सवाल यही है। और मैंने एक इंटरव्यू किया था कुछ दिन पहले, बीजेपी के ही स्पोक्स पर्सन है महाराष्ट्र से। अब ये देखिए मैडम कितना इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। वो कह रहे थे यूसीसी से मुसलमान भाइयों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि वहां पर मुसलमानों को कोई धोखा नहीं है, वहां पे शरिया का जिक्र नहीं होगा, वहां पे जो शादी की बात आती है बहुपत्नीत्व की, उसका कोई जिक्र नहीं होगा। ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि इस चीज को मैं कैसे लूं। जिस यूसीसी को हम इसलिए ला रहे हैं सो दैट यूनिफॉर्म एक आ जाए सोसाइटी में, आज जो नहीं है, आज अलग अलग रिलीजन के लिए अलग अलग कानून है, उसको हम एक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो वो ड्राफ्ट नहीं पढ़ा मैम, आप एडवोकेट है, आप ही बेहतर मुझे बता सकती है कि एग्जैक्टली क्या माजरा है। नहीं, बहु प्रथा बंद होगा, पॉलीगेमी हलाला जैसी चीजें बंद होगी, निकाह मुद्दा जैसी चीजें बंद होगी, डाउरी जैसी चीजें बंद होगी। हमारे कुरान ने, हमारे इस्लाम ने अडॉप्शन को बंद करवाया है। अडॉप्शन को क्यों बंद करवाया है, इसका रीजन जानना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में अब एक बच्चा अडॉप्ट किया था, हजरत ज़ैद अलैहिस्सलाम, और इन सम सर्कमस्टांसेस ज़ैद अलैहिस्सलाम की ज़ैनब अलैहिस्सलाम से शादी हुई थी।
और ज़ैनब अलैहिस्सलाम का दूसरा निकाह प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया था। तो वहां से प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अडॉप्शन बंद करा दिया जाए। ठीक है, मतलब अपनी मुंह बोली बहू से उनका निकाह हो गया था, अपने अडॉप्टेड चाइल्ड की वाइफ से। तो यहाँ पर अभी क्या होगा कि हमें अडॉप्शन का राइट मिलेगा, हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मैंने हमेशा मेन स्ट्रीम मीडिया पर और हर जगह भी मैंने ये बात जरूर कही है कि जब भी मौलवी मुल्ला मेरे मुंह पर ये कहते हैं कि भाई अगर एक मुसलमान मर्द की ताकत है 4 बीवी रखने की तो वो क्यों ना शादी करे और सुन्ना है। ठीक है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि जिस मर्द की ताकत है 4 बीवी रखने की, उस मर्द की ताकत 4 बच्चा पालने की भी तो हो सकती है। तो क्यों ना हम ऑर्फन बच्चों को पालें। तो ये तो ह्यूमैनिटी पे आता है ना। हाँ, बिल्कुल। तो इस ह्यूमैनिटी को हम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। इंसान बनने में क्या प्रॉब्लम है, इंसान बनने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड्स में जैसे सक्सेशन उत्तराधिकारी के प्रावधान हमारे पास नहीं थे, जैसे बेटियों को जो है परसेंटेज बहुत कम दिया जाता था प्रॉपर्टी का, बेटियों को बराबरी का हक नहीं दिया जाता था, जेंडर इक्वालिटी कुरान कहता था पर जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ नहीं कहता था, जो आज भी हिंदुस्तान में चल रहा है। तो ये सारी जो कुप्रथाएं हैं और जिन्ना के का शरिया लॉ जो है 1937 का, इसको पूरा का पूरा खत्म किया जाएगा और इस राष्ट्र में, इस भूमि पर, इस भारत माता की जमीन पर, धरती पर एक ही कानून रहेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। अब आप इनका डिप्लोमेसी देखिए और इनका डायबॉलिक माइंड देखिए कि ये उसी संविधान से आर्टिकल 14 मानते हैं, आर्टिकल 21 मानते हैं, आर्टिकल 22 मानते हैं, आर्टिकल 19 मानते हैं, पर उसी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 नहीं मानते। जिस आर्टिकल 44 में ये बात कही गई है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस जरूर बनाए जाए, जो अम्बेडकर जी ने कहा है कि एक कानून की बात की जाए। बिल्कुल कहा है। तो आज अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं और बनाना जरूरी लग रहा है, हम क्यों अमेंडमेंट करते हैं? हमारे पार्लियामेंट में क्यों कोई कानून अमेंड होता है? क्यों सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस कानून को अमेंड करने की जरूरत है और पार्लियामेंट में इस पे बात करने की जरूरत है? क्यों हमारे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको ये अधिकार दिया गया है कि आप सर्कमस्टांसेस, इंसिडेंट और एक्सीडेंट के तहत आप कानून में रद्दोबदल कर सकते हैं? ये इसीलिए दिया गया है कि अगर ऐसी जरूरत सामने आ रही है तो इस जरूरत पर इस कानून को चेंज किया जाए, तो वही किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं एक और विषय लेके आना चाहता हूँ जो कि मेरी तकलीफ है। मेरी तकलीफ जस्ट मैं आपको आपसे मैं एड्रेस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली। तो सीएए का और एनआरसी का जो इशू हुआ था और उस वक्त शाहीन बाग हुआ था और उसके बाद सीएए और एनआरसी का क्या हो गया हम सब जानते हैं। इस चीज से मेरे को परेशानी है कि अगर आपको कोई डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको इन द सेंस गवर्नमेंट को कोई कम्युनिटी अगर डोमिनेट कर रही है तो आप डोमिनेट क्यों हो रहे हो, इससे क्या मैसेज जाता है? तो इस तरह का बहुत सारा मैसेज ऑलरेडी जा रहा है। तो यूसीसी आने के बाद भी ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? बिल तो ये लेके आएंगे लेकिन हंगामा होने के बाद ये बिल इम्प्लीमेंट होगा, इसकी क्या गारंटी है? नहीं, देखिए जब 3 तलाक बैन हुआ और उस पर एक परमानेंटली 2019 में एक सेक्शन, एक धाराएं बनी तो असदुद्दीन अवैसी जैसे लोग बहुत चिल्ला-चिल्ली की है, बहुत चिल्ला-चिल्ली रोड पे भी किए, बाहर में भी किए, लेकिन आज अवेयरनेस हुआ है और कहीं ना कहीं 3 तलाक जो है, जो फोन पर दिया जाता था, एक 10 रुपए वाले स्टैम्प पेपर पर दिया जाता था, मुंह पे दिया जाता था, उस पर कंट्रोल हुआ है। कई लोगों को तो मैंने अरेस्ट करवाया है, अच्छा। मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। Okay. कई लोगों को तो खड़े खड़े मैंने अरेस्ट करवाया है। That's really great. Yeah. हाँ, तो इस पर अवेयरनेस में थोड़ा समय तो लगता ही है। और मुसलमान औरतें क्योंकि सदियों से डिप्राइव्ड हैं, कुचली हुई हैं, बिल्कुल धसी हुई हैं, जुबान बंद करने की बात कही गई है, मुंह छुपाने की बात कही गई है, तो उनको बाहर लाने में, उनकी हिम्मत बढ़ाने में थोड़ा समय लगेगा ही हम लोगों को। पर हमें बिल्कुल एडमेंट और स्टबर्न होना पड़ेगा कि मुझे मेरी महिलाओं को बहुत सशक्त और एम्पावर करना ही है। इसके लिए हम जैसी महिलाओं को बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा और हम जैसी महिलाओं को कंट्रोल करने के लिए ये दाढ़ी टोपी वाले बहुत नंगा नाच नाचेंगे। ठीक है, मेरे को सच में अभी भी वो ताज्जुब हो जाता है कि आप में इतना धैर्य आता कहाँ से है? क्या सीक्रेट है इस डेयरिंग का?
इतना फियरलेस हो कि आप कैसे बात कर सकती है मैम? इसका सीक्रेट है मेरी माँ, अच्छा, मेरे माँ बाप की परवरिश। वो तो दिखाई देता है डेफिनेटली। अगर शायद उनका सपोर्ट या उनके संस्कार नहीं होते तो आप मुस्लिम कम्युनिटी से आके इतना मुखर होके बात नहीं कर सकते शायद। इसी पे मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मेरी माँ ने, जब मैंने क्लास 10 पास किया था, तो मेरी माँ ने मुझे एक बात कही थी कि तुम मुसलमान जन्म ली हो, ये तुम्हारे लिए कोई तीर मारने वाली बात नहीं है। अगर मैं बकरी होती तो तुम बकरी पैदा होती, अगर मैं ऊंट होती तो तुम ऊंट पैदा होती। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि तुम मुसलमान और इस्लाम घर में पैदा हुई। बड़ी बात तब होगी जब इसमें तुम रिफॉर्म लेकर आओगी, जब इसकी गलत चीजों को तुम ठीक करोगी। मैं जो तुम्हारे ऊपर मेहनत कर रही हूँ, तुमको पढ़ा रही हूँ, इस पूरे समाज से लड़ करके तुमको आगे पढ़ने का परमिशन दे रही हूँ, और लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, तो इससे आने वाले वक्त में मुझे ये एहसास तुम दिलाओ अपने काम से कि वाकई में इस्लाम धर्म की औरतें जो हैं वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हुई हैं, कहीं ना कहीं एडुकेट हुई हैं। चाहे तुम्हें कितना भी परिश्रम करना पड़े, पर तुमको इस चीज में सफल होना पड़ेगा। इस बात से मुझे भी बहुत दुख होता है जब आप जैसी महिलाएं मुखर होकर बात करती है समाज में, तो उनका कैरेक्टर का असैसिनेशन किया जाता है। और ये मतलब टॉलरेट करना बहुत मुश्किल है। हाल ही में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जब बोही खान जी को एक इंसान ने कहा था उनके मैरिज के बारे में कि ये जिना है। तो आई कांट इवन टेक दिस कि एक पब्लिक फोरम में आके इस तरह से बात करना और इस मेंटल ट्रॉमा को एक्सेप्ट करके उसको डाइजेस्ट करके समाज में आगे बढ़ना, हाउ इज इट पॉसिबल मैम? इस पे भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ जिससे मैं रोज मतलब जूझ रही हूँ जी। यहाँ पर मैं पश्चिम बंगाल में, अभी इस वक्त मैं पश्चिम बंगाल में बैठी हूँ। मैं तो हर वक्त वर्क करते रहती हूँ अपने केसेस की वजह से या पॉलिटिकल मीटिंग्स की वजह से। पश्चिम बंगाल में एक मंत्री है जावेद अहमद खान, उनका बहुत एक क्लोज लड़का है यामीन शकील, मुस्लिम है। जब जिस दिन मैंने ये बात कही थी, मुझसे पूछा गया था कि अगर जिंदगी में दोबारा शादी करने का मौका मिला आपको, क्योंकि आप विडो हैं और 14 साल से आप ऐसे रह रही हैं, तो आप किसको पसंद करेंगी? तो मैंने कहा था कि मेरी फर्स्ट चॉइस होगी आर्मी। अच्छा। और आर्मी ऑफिसर, और अगर किसी आर्मी ऑफिसर से मेरा लक, मेरी डेस्टिनी नहीं टकराती है तो कोई ना कोई सनातन होगा। हालांकि मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन अगर किस्मत में होगा तो मैं इसी को चूज करूंगी। तो यामीन शकील नाम के एक मुसलमान लड़के ने मुझे इतनी गालियां पूरी रात दी हैं, मेरी माँ, बहन, मेरे फादर को, मतलब मेरे पूरे खानदान को, मेरे खानदान में जितनी औरतें हैं उन सबको इतनी गिरी गालियां दी हैं उसने कि मैं आर्मी के बारे में कैसे बात कर सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत खराब लोग होते हैं। अब आप सोचो कि ये मुसलमान मर्द, ये मुसलमान लड़के जो लू भर पानी में डूब के इनको मर जाना चाहिए, कि जिस आर्मी की वजह से आज देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित है, जिसको हम अपना हीरो मानते हैं। और मैं नेशनल चैनल पर, मेनस्ट्रीम मीडिया पर बोलती हूँ कि मेरे लिए शाहरुख खान हीरो नहीं है, मेरे लिए मेरे देश की आर्मी आइडियल है और हीरो है। और जिस आर्मी को हम सल्यूट करते हैं, जिनके मरने पर उनको तिरंगा झंडे का सम्मान दिया जाता है, ऐसी आर्मी के विरोधिता करता है मुसलमान मर्द। आप सोचो कि मुसलमान मर्द 72 वर्जिन हुरों के लालच में कितना अंधभक्त हो चुका है। यहाँ पर फिर भी मेरा सवाल वही रहेगा कि आप इन चीजों को टॉलरेट कैसे कर लेती है? डू यू प्रैक्टिस एनी स्पिरिचुअल, डू यू परफॉर्म एनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, और व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस डेयरिंग मैम? मैं इस्कॉन टेम्पल जाती हूँ। दिस इज माय मेरा एक हिडन ट्रुथ है, और मैं कर्मा पे बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत ज्यादा। तो इस्कॉन टेम्पल से मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। और जब से 2 घंटे की क्लासेस मैंने बहुत सारे लिए हैं, जहाँ पर मैंने बहुत खूबसूरत बातें सीखी हैं। जिंदगी को बैलेंस करना, अपने एंगर को कंट्रोल करना, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होना, ये सारी चीजें मैंने इस्कॉन टेम्पल से सीखा है। ओके, तो मैं यही कह रहा था कि पश्चिम बंगाल जैसे स्टेट में इतनी एडवर्स सिचुएशन है वहां पर आज की डेट में, वहां पर रहकर ये काम करना, कुछ लोगों को जो ये इंटरव्यू बाद में सुनेंगे उनको लग सकता है कि मैं इतना तवज्जो क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या फेस करना पड़ता है आप लोगों को। जी, मुझे तो बहुत फेस करना पड़ता है हर रोज। अगर आप मेरे सोशल मीडिया के इनबॉक्स को अगर चेक कीजिएगा या कमेंट्स को भी चेक कीजिएगा, तो मुझे गालियां सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मर्द ही देते हैं। अच्छा, मुसलमान महिलाएं भी नहीं देती हैं मुझे गालियां।
वो मुझे अप्रिसिएट करती हैं, लेकिन मुसलमान मर्द मुझे बहुत गालियां देते हैं, इतनी गंदी गंदी गालियां कि वो मेरी मतलब 56 ईयर ओल्ड मेरी मदर को भी नहीं छोड़ते हैं। पता नहीं चलता मुझे इस चीज पर मैं कैसे रिएक्ट करूं। बीइंग अ समाज, बीइंग अ सोसाइटी, समाज जो है वो हमेशा टाइम के साथ अपडेट होना चाहिए। अगर कोई समाज टाइम के साथ अपडेट नहीं हो रहा है तो समाज आउटडेटेड हो जाएगा, और समाज को अगर आउटडेटेड होने से बचाना है तो बाय द टाइम, हमारा मोबाइल भी देखिए, हमारे मोबाइल फोन में कितने सारे अपडेट्स आते रहते हैं। अगर हम हमारे मोबाइल को अपडेट नहीं करेंगे, यहाँ पर आपको काटूंगी। देखिए ये जो मुस्लिम समाज है ना, यहाँ पर ये अपडेट जानबूझकर नहीं होना चाहते हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? नहीं, पहले मैं ये बता दूं कि क्यों नहीं होना चाहते हैं। इसलिए नहीं होना चाहते हैं क्योंकि इनको बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा, इनको रिश्तों का मर्यादा रखना पड़ेगा, इनको एक औरत के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, इसलिए ये नहीं होना चाहते। और कहीं ना कहीं मुसलमान मर्दों में सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज्यादा, नहीं तो अजमल कसब 72 वर्जिन हुरों के लालच में अपने बदन में बम लगा नहीं लेता। ठीक है, इसको रिफॉर्म करने का या इसको ठीक करने का हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र तरीका है, सिर्फ एक तरीका है। कानून इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए कि यहाँ जैसे 150 धारा, अब असदुद्दीन अवैसी भड़काऊ भाषण देने से पहले 150 बार सोचेंगे इस 150 धारा के बारे में। तो ऐसे कानून को लाया जाए कि आपने इधर किया है गलत और उधर आप जेल में पूरी जिंदगी। जहाँ तक कानून की बात है ना मैम, हमने 370 को एब्रोगेट कर दिया, राइट जी। जब 370 का एब्रोगेशन, मतलब उसके एब्रोगेशन की बात चल रही थी, तो यही प्रचार हुआ देश में कि भारत का कोई भी नागरिक जाकर वहां पर जमीन खरीद सकता है, वहां पर हम पंडितों को रिहेबिलिट कर सकते हैं, वहां पर जो आतंकवाद हो रहा है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, वहां पे टूरिज्म बढ़ेगा, और बहुत सारी बातें बताई गई। ऑन पेपर आज की डेट में 370 तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि जो मुफ्तीज है और जो अब्दुल्लाज है वो फिर एक बार उनका एजेंडा लेकर आ रहे हैं, और टारगेट किलिंग अभी भी हो रही है। तो क्या सिर्फ कानून बनाने से या फिर नाम के वास्ते सिर्फ चीजों को करने से सच में ग्राउंड पर चेंज आएगा, आपको लगता है? मुझे एक बात बताएं कि हम हमेशा शैतान से अलर्ट क्यों रहते हैं, बुरे साए से अलर्ट क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें पता होता है कि हम जितने भी प्योर है, शुद्ध है, ये इतनी घिनौनी और गंदी चीजें हैं कि ये अपना रास्ता बना ही लेते हैं अपने कारनामों को अंजाम देने के लिए। तो ये जो डायबोलिक माइंड के, क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, इनके हाथ से कहीं ना कहीं इनके पावर छीनते हुए दिखाई दे रहे हैं, खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं जानती हूँ और मैं मानती हूँ कि 9 साल के ड्यूरेशन में सारी चीजें जो 75 साल में खराब हुई हैं, जिसको खराब करने के लिए लोग पार्लियामेंट के अंदर आंख मारते हैं और फ्लाइंग किस करते हैं, जिनके पूर्वजों ने अंग्रेजी महिलाओं को लाइटर जला जला के सिगरेट जलवाया है, वो ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता है। हमें नए तरीके से हम भगत सिंह की याद दिला रहे हैं अपने युवाओं को। आप सोचो ना, हम नए तरीके से बिनोई बादल, दिनेश की याद दिला रहे हैं ना अपने युवाओं को। तो वीरों की याद दिला रहे हैं हम युवाओं को कि भाई हमें आजादी इनकी वजह से मिली है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से नहीं मिली है। ठीक है, तो हमें वक्त लगेगा, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग इसको चेंज करने में सफल होंगे। आज आप देखो ना, कश्मीर की लड़कियां कितनी वोकल, मुसलमान लड़कियां कितनी वोकल हो चुकी हैं। 10 बजे 10:30 बजे रात में वो आराम से घूमती हैं, अपनी पढ़ाई कर पा रही हैं। जिन बच्चों के हाथ में पत्थर हुआ करते थे, उन बच्चों के हाथ में किताबें हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। KKLF का जो मेन सरबराह था यासीन मलिक, वो तिहाड़ जेल के अंदर है। आज लश्कर तैयबा एंटर नहीं कर पा रहा है। आज पुलवामा का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से मिलता है। आज हाफिज सईद को ऑपरेशन गुडबाय में सीने पे चढ़ करके उसको बताया जाता है कि हिंदुस्तान क्या है। आज ऑपरेशन स्कॉर्पियो में अजय डोवल जी ने पाकिस्तान के आंखों में आंखें डाल करके बताया कि भाई हिंदुस्तान को तुम कमजोर मत समझो। आज शादिया मर्री और बिलावल भुट्टो अगर हमें न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकियां दिया करते हैं, तो हमने भी बताया कि हमारे पास अग्नि 5 और मुर्मुगाव है। देखिए मैम, मैं छुप के बीजेपी को सपोर्ट तो नहीं करता। मैंने खुल के आपको बताया कि मैंने बीजेपी का प्रचार किस तरह से किया है। बीजेपी का नाम अक्षय कुलकर्णी और अक्षय कुलकर्णी का नाम बीजेपी, ऐसा आप कह सकते हैं। और हमारे DNA में ही बीजेपी है।
इतना मैं बीजेपी को आजकल क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर वोट डालने की बारी आएगी तो मुझे बीजेपी को ही वोट डालना पड़ेगा, मेरा हाथ ऑटोमेटिकली वहां पर जाएगा। लेकिन सरकार जो गलतियां कर रही है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, उससे मुझे परेशानी हो रही है। मैं रिसेंट एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। श्रीलंका में किसी सरफेरे इंसान ने कुरान के साथ कुछ बदसलूकी करी थी, तो उसको लेकर यूएन में गए हमारे पाकिस्तान के लोग, और उन्होंने वहां पे प्रस्ताव रखा, निषेध का प्रस्ताव। तो उस प्रस्ताव को भारत सरकार ने सिग्नेचर करके सपोर्ट किया। अब मेरा सवाल यहाँ पर यह है मैम, पाकिस्तान में आए दिन मंदिरों के ऊपर हमले हो रहे हैं, क्या किया भारत सरकार ने? तो ये कॉन्ट्रडिक्शन समझ में नहीं आता। ये कहीं ना कहीं लग जाता है कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, और ये डर है मेरा, ये मेरा डर बोल रहा है, मैं क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल और एक देख के बताना चाहूंगा। जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के यहाँ से जिन्ना जी का क्या ताल्लुक है सब लोगों को पता है। उस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को आपने पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया जी। एग्जैक्टली क्या रीजन था? अगर पोटेंशियल के तौर पर बनता है तो कोई परहेज नहीं है जी, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये संदेश देना चाहते हो। ये सब किस लिए हो रहा है सरकार की ओर से, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आप बीजेपी के साथ एसोसिएटेड है, तो मेरी ये उम्मीद है कि मेरी जो आवाज है या फिर मेरा जो कंसर्न है वो आगे तक जाए। नहीं, इस कंसर्न को तो मैंने भी सामने में रखा है। यहाँ तक कि जब सीमा गुलाम हैदर पाकिस्तान के जाखरानी डकैत कबीले की एक लड़की, एक औरत 4 बच्चों के साथ हमारे हिंदुस्तान में आकर बैठी हुई है, और अब उसकी हदगर्मी की हरकत तो इतनी बढ़ चुकी है कि वो हमारे हिंदुस्तानी महिलाओं पर ही केस करना और डेफेमेशन केस करना स्टार्ट कर चुकी है। तो मैंने भी इस बारे में बहुत बातें और बहुत सारे पिटिशंस मैंने लिखे हैं, और मैंने होम मिनिस्ट्री से लेकर के मैंने सुरक्षा दलों तक मैंने इसको पहुंचाया है कि इसको हाथ पकड़ के निकाला क्यों नहीं जा रहा है, और एटीएस की टीम इतना समय क्यों लगा रही है। मैम, हाथ पकड़ के निकालने की बात छोड़िए, उसके ऊपर पिक्चर निकाल रहे हैं लोग, पिक्चर निकाल रहे हैं, पता नहीं चलता कि हंसना है या रोना है। चंद्रयान 3 में उसकी तस्वीर साथ में जोड़कर दिखाई जा रही है। उसको ऐसे निर्भया के आरोपियों के लिए जो गुहार लगाता था, ह्यूमन राइट्स का ऐसे वकील उसकी मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान के सांप के सपोले बच्चों का के वो मामा बन रहे हैं। तो आप सोचो कि हमारे हिंदुस्तान में भी तो कुछ ऐसे लोग हैं ना जो अजमल खतब को एंटर करवाते हैं, जो याकूब मेमन को हिंदुस्तान के अंदर महाराष्ट्र में पालते हैं। तो ऐसे लोग तो है ना हमारे हिंदुस्तान में। लेकिन मैम, मेरा वास्ता जो है वो वायरस से नहीं है, मेरा वास्ता वायरस से बिल्कुल भी नहीं है। मेरा वास्ता है वैक्सीनेशन से। अगर वैक्सीनेशन ठीक से नहीं हो रहा है, अगर वैक्सीन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो मुझे क्वेश्चन मार्क तो लगाना पड़ेगा ना मैम वैक्सीन के ऊपर। मुझे यही समझ में नहीं आता कि वो अंदर आ कैसे सकती है। मैम, आप कोई टोल क्रॉस करके जा सकते हैं क्या? नहीं, हम एक सिंपल टोल क्रॉस नहीं कर सकते। हाँ। और ये एक सीमा नहीं 2-3 सीमाओं को लांघ कर अंदर आती है, डुप्लीकेट आधार कार्ड और बाकी आइडेंटिटी कार्ड को लेकर। ये हो कैसे जाता है? और अगर ये कांग्रेस के समय में हो जाता ना मैम, आई एग्री, मैं समझ ही लेता, कोई उसमें दो राय है ही नहीं। लेकिन बीजेपी के होते हुए ये सब हो रहा है, ये कहीं ना कहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि हमें अपने विश्वास को नहीं खोना चाहिए, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको यहाँ पर देखिए, नागरिकता तो कानूनी तरीके से उसको कभी मिल नहीं सकती है, और सिर्फ सॉरी मैम, आई एम रियली वेरी सॉरी, नागरिकता की बात अगर आती है तो मुझे, जिनको मैं आज भी एडमायर करता हूँ, हमारे राहत आई एम सॉरी मैं ब्लैंक हो गया, राहत फतेह अली खान। नहीं, मैं इनका नाम लेना चाहता था, राहत फतेह अली खान नहीं। वो हमारे मुस्लिम समाज के एक्टिविस्ट थे ना, उनकी रिसेंटली डेथ हो गई। गूज़बम्स आ जाते हैं, मतलब तारिक फतेह साहब, मैं भूल जाता हूँ। बहुत दुख हो जाता है कि पूरी इंसान की उम्र गुजर गई मैम, मर गया वो इंसान, आप उसको सिटीजनशिप नहीं दे पाए। क्या करूँ मैं? किस तरह का गुलाम हैदर को रोज ब्रेकिंग न्यूज करा रहे हो आप? आपके देखिए मैम, इतना तो हम सब लोग जानते हैं, आप तो नेशनल मीडिया में बार बार जाती है, आप नेशनल मीडिया को ये नहीं बता सकते क्या कि इस न्यूज को इतना सेंसेशन मत दीजिए? आप क्यों देना है? मैंने तो मुंह खोल कर बोला है, कई बार बोला है, कई बार। समझ में नहीं आता, ये चीजें समझ में नहीं आ रही मेरे को, और मैं बार बार वही लाइन रिपीट कर रहा हूँ, लाइक स्ट्रक ग्रामोफोन, कि ये अगर कांग्रेस के दौर में होता तो हम समझ सकते ना मैम। मैं खुद रास्ते पे उतर के आंदोलन करता, लेकिन हमारे लोगों के खिलाफ मैं क्या आंदोलन करूँ? मैं लोगों को क्या बताऊं कि किस पार्टी के लिए वोट देना है? नहीं, मुझे लगता है कि
हर एक जो भी छोटी बड़ी जो भी चीजें जो डाउटफुल हो रही हैं, जिस पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, आने वाले वक्त में कुछ ही महीनों में हम इसके रिपार्केशन बहुत अच्छे देखेंगे। हम इसके रिपार्केशन को अप्रिसिएट करेंगे कि हाँ वाकई में कंक्लूजन अच्छा निकला है, रिजल्ट अच्छा निकला है। एग्जैक्टली जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा क्रिटिसिज्म अगर गलत जाए, मुझे मुंह की खानी पड़े, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे खुद को होगी। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मैं बीजेपी को, मोदी जी को क्रिटिसाइज करूँ। एक दौर ऐसा रहा है मेरी जिंदगी में, इनफैक्ट आज भी मैं बहुत इज्जत तो करता ही हूँ, मोदी जी को बहुत इमोशनली अटैच था मैं, और ये सब, लेकिन मेरे लिए तो राष्ट्र सर्वोपरि है ना, मेरे लिए सनातन सर्वोपरि है। और मैं बार बार ये अंडरलाइन करके बताता हूँ मैम कि सनातन सर्वोपरि किस लिए है, क्योंकि सनातन में जो चीजें बताई है वो समाज के भले के लिए है, वो किसी एक धर्म विशेष के भले के लिए नहीं है। अगर वैसा होता, देखिए मैम, एक दौर में मैं मोदी जी का अंधभक्त था और मैं सोशल मीडिया में आके ये कहता था कि अगर मुझे आप अंधभक्त कहते हो तो आई डोंट माइंड, आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। लेकिन आज मैं उन्हीं को क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उस तरह से दिखाई दे रहा है। तो अगर मेरे को सनातन धर्म में कुछ कमियां दिखाई देती तो मैं सनातन धर्म को भी क्रिटिसाइज करता। ऐसी बात नहीं है कि मेरा धर्म है इसलिए मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ। दुनिया की भलाई के लिए सनातन का प्रबल होना और भारत देश का प्रबल होना ये बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं बीजेपी में थोड़ा इम्बैलेंस कुछ हुआ है, क्या हुआ है आई डोंट नो, लेकिन जिस तरह से हमने पंजाब खोया, जिस तरह से हमने दिल्ली खोया और रिसेंटली हमने कर्नाटका भी खोया, आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक तो हो रहा है ना, जिसका रिजल्ट ये आ रहा है कि लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हो। कुछ तो गलती हो रही है। यही गलती अगर हम कंटिन्यू करेंगे और 2024 अगर हम हार जाएंगे तो आगे क्या होगा, ये डर मेरे को सता रहा है। नहीं, देश की जनता ने बहुत मोहब्बत से बीजेपी को लाया है और मुझे लगता है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री को देश की जनता ने इस देश का मुखिया बनाकर खड़ा किया है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से 9 सालों में अपने काम को दिखाया है, अपने कर्तव्य को निभाया है, इस जनता को परिवार की तरह समझा है, ये अपने आप में सराहनीय है। हाँ, आपने जो मुद्दे उठाए हैं, जो बातें आपने मुझे अभी बताई हैं, डेफिनेटली इस पर काम चल रहा है, इस पर काम हो रहा है। हाँ, रही बात पर्टिकुलरली सीमा गुलाम हैदर की, पाकिस्तानी की, तो अगर मेरा बस चलता तो मैं उसको हाथ पकड़ करके वाघा बॉर्डर से उधर फेंक देती, लेकिन क्योंकि कानूनी कार्रवाई चल रही है, इंटेरोगेशन चल रहा है, और एंड ऑन दी अदर हैंड ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर ये औरत और ये जो सचिन है, इसने और कितने लोगों को हिंदुस्तान में एंट्री करवाई है। देखिए, सचिन भोला वाला कम एज का दिख जरूर रहा है, लेकिन वो 4 पाकिस्तानी बच्चों के साथ एक पाकिस्तानी जाखरानी डकैत कबीले की एक औरत को वो हिंदुस्तान बुलाकर ले आया है। तो ऐसा क्या क्या वो और कर चुका है, ये जानना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, यही मेरी तकलीफ है, यही मेरा तो अगर अचानक से अगर एटीएस की टीम है या सुरक्षा एजेंसीज हैं, अगर उसको अचानक से भेज देती हैं, तो ये सचिन मीना के जो खुफिया राज है ना, वो हमें नहीं मिल पाएंगे, वो हमें नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये तो हिंदुस्तान का है ना, हम तो इसको पाकिस्तान नहीं फेंक पाएंगे। और इसको अरेस्ट करने के लिए भी कानूनी तरीके से हमें सॉलिड रीजन चाहिए ना। जब ये 4 पाकिस्तानी बच्चों के साथ एक पाकिस्तानी औरत को इतने खुफिया रास्ते से समझा बुझा करके उसके सिम कार्ड को अवेलेबल करा करके उसको बुला सकता है और सीना चौड़ा करके कह सकता है कि हम इसको अपने पास रखे हैं, तो आप सोचो कि ये पतला दुबला 4 फुटिया आदमी, इसको आकर सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है। मतलब ये सवाल आज हम यहाँ से मैं वेस्ट बंगाल से दिल्ली में ट्रैवल करती हूँ तो मेरे माँ बाप का 50 बार फोन आता है। मेरी मम्मी जब तक वीडियो कॉल पे मुझे देख नहीं लेती हैं, तब तक उनको सुकून नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है। तो आखिर ये सचिन मीना ऐसा कौन सा इंसान है और इसके आगे पीछे ऐसे कौन से लोग हैं जिसकी वजह से इसके माँ बाप भी जो है लालच में, किसी लोभ में सचिन मीना के हर एक गलत कदम को एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि जितना ड्रामाबाजी और जितना नौटंकी सीमा गुलाम हैदर को करना है वो करे, लेकिन रिपार्केशन में जानती हूँ कि हिंदुस्तान की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ही आएगा, क्योंकि ये मोदी जी की सरकार है, ये किसी गांधी परिवार की सरकार नहीं है कि जहाँ आजमल कजब आ जाना बहुत आसान है। जी, उम्मीद तो हम यही करेंगे। और मैं हमारी आज की मुलाकात को इस तरह से कंक्लूड करना चाहूंगा कि जैसे अगर एक बच्चे को इंजेक्शन लगवाना होता है उसके भले के लिए, तो थोड़ा बहुत तो आपको हाथापाई करनी होगी उसके साथ में। अगर आप उसको चॉकलेट खिलाते रहोगे तो उसका बुखार कभी कम नहीं होगा। ये मैं मुस्लिम समाज के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, और इसलिए बीजेपी को यह समझना चाहिए, जिस तरह से नुपुर शर्मा जी के साथ इन्होंने बर्ताव किया, मुझे लगता है वो गलत था। इतनी मतलब हाँ,
हुई थी उनसे गलती, उन्होंने मीडिया में कहा था, लेकिन उसको इन्होंने बिल्कुल गायब ही करवा दिया, मतलब गिल्टी। नहीं, मैं नुपुर शर्मा के बारे में एक बात जरूर कहूंगी कि बात उन्होंने सही रखी थी, पर उनके बोलने का तरीका अंदाज थोड़ा गलत था। हाँ ठीक है। और तो इसलिए ये जो हो रहा है, जैसे वासिम रिजवी जी का मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, नुपुर शर्मा जी का एग्जांपल है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी एनआरसी एंड इसका भी, सीएए का भी जिक्र मैंने किया कि किसी के दहशत में आकर आप कानून अगर पीछे ले रहे हो तो इट इज नॉट गुड फॉर दैट कम्युनिटी इटसेल्फ। आपको टफ होना पड़ेगा, आपको थोड़ा करने पड़ेंगे प्रयास, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और जैसे आप जैसे लोग हैं तो उनको, मतलब आपको क्या पड़ी है, मतलब आप तो ऐसा आराम से आपकी जिंदगी जी सकते हो ना। अगर आप इतना मुखर होके अपनी जिंदगी को हाथ में लेकर इतना रिस्क अगर आप ले रहे हो तो उसको अच्छे से बीजेपी पार्टी को इनकैश करना चाहिए, आपको रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहिए। आप जैसे बहुत सारे लोग समाज में हैं, इनकी एक फौज बनानी चाहिए। अगर आप समाज में जाएंगे, समाज का काउंसिलिंग करेंगे, समाज के साथ कम्युनिकेट करेंगे, उसकी लिटरेसी बढ़ेगी, वहां पे एजुकेशन जाएगा, तभी तो रिफॉर्म आएगा। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें आने वाली दिनों में मोदी जी, बीजेपी और बिल्कुल बहुत अच्छा करेंगे, हम सब सराहेंगे फिर से एक बार। यस, थैंक यू सो वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड आपके समाज में जो आप कार्य कर रहे हैं उसके लिए बहुत दिल से दुआएं हैं, और आपके पॉलिटिकल करियर के लिए वो बहुत ज्यादा ब्राइट रहे, इसके लिए बहुत दिल से दुआएं। खुदा हाफिज, वंदे मातरम। तो अभी तक हमने मैम को सुना, और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय बता सकते हैं। और फिर मेरी मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। तब तक आप सब लोग ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम एंड नमस्कार।